नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। आज हम जुड़े हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समसामयिक घटनाओं को लेके, जो कि पिछले हफ्ता में चर्चा में रही हैं। इनका जो हमने समय अवधि का चयन किया है वो 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच मध्य जो घटनाएं रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होती है। ठीक बात है। आज देख लेते हैं, सबसे पहले विषय सूची पर नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं, आज जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहला है हमारा आज का क्रिप्टो बैंकिंग और विकेंद्रीकृत वित्त क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे ये पारंपरिक बैंकिंग से अलग है, किस प्रकार क्रिप्टो के अंदर भी ऋण दिए जाते हैं और वहाँ भी आपको कमाई करने के साधन उपलब्ध हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये सेंट्रलाइज फाइनेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, केंद्रीकृत वित्त से किस प्रकार भिन्न है, इस सब की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा है पीएलआई से जुड़ा मुद्दा है। अब ये क्या होती है पीएलआई देखेंगे, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। कपड़ा क्षेत्र है या और भी क्षेत्र है जहाँ पे सरकार ने क्या किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की है कि आप उत्पादन करेंगे, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे सरकार के द्वारा आपको उतने ही प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा मिलने वाला है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, ये सब चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा मुद्दा है रेलवे का निजीकरण। किस प्रकार ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इन मुद्दों पे चर्चा करना है। और ये किस प्रकार किया जा रहा है रेलवे का निजीकरण, उस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में आपको पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेख जो हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी रीडिंग हैबिट जो है, पढ़ाई करने की क्षमता है, वो विकसित हो। साथ में आप खुद से भी न्यूज़पेपर को पढ़ के कैसे समझना है, किस प्रकार समझना है, ये चीज़ें आपके अंदर विकसित हो सकें, इसलिए ये आपको खुद से पढ़ना होगा। और अंत में आपको प्रीलिम्स के लिए MCQ मिलेंगे, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो एवं विकेंद्रीकृत वित्त। सबसे पहले तो हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये केंद्रीकृत वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त में क्या फर्क है। तो आइए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको हम पहले समझते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे क्रिप्टो ऋण क्या है। तो सबसे पहले कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है या जिनको आपको समझना है। क्रिप्टो ऋण क्या है? ये क्रिप्टो ऋण सामान्य जैसे हम ऋण लेते हैं उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की हमें प्रतिभूति सिक्योरिटी को बैंक को रख देना होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं, द्वितीय प्रतिभूति बोलते हैं, वो कि हमें किसी बैंक को देना होता है। आप लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपसे पूछेगा कि यदि आप इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाए, पुनर्भुगतान नहीं कर पाए, तो हम आपसे किस प्रकार पैसे वसूलेंगे। इसलिए आप क्या करते हो, अपनी प्रतिभूति, कोई प्रतिभूति उस बैंक के पास गिरवी रख देते हो। तो क्रिप्टो ऋण भी उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख देते हैं यहाँ पे हम। पारंपरिक बैंकिंग में क्या होता है, किसी संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। यहाँ पे संपत्ति की जगह पे किसको गिरवी रख रहे हैं, बोला क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख देते हैं। तो क्रिप्टो ऋण एक क्रिप्टो करेंसी समर्थित ऋण, डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रतिभूति आधारित ऋण के समान संपार्श्विक के रूप में करता है। मूल सिद्धांत एक बंधक ऋण या ऑटो ऋण की तरह काम करता है। आप ऋण प्राप्त करने और समय के साथ इसे चुकाने के लिए अपनी क्रिप्टो संपत्ति को गिरवी रखते हैं। जहां पे हमने क्रिप्टो संपत्ति को या क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख के लोन लिया है तो क्या हो जाएगा, वो क्रिप्टो ऋण। ये बात ठीक है, क्लियर है। क्रिप्टो ऋण में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब है इसका कि हमने यहाँ पे जो इसकी संपत्ति रखी है, इसके अगेंस्ट में जो हमने इसको गिरवी रखा है वो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक बात है। इसके बाद दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या विकेंद्रीकृत वित्त। क्या होता है ये देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत वित्त या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग एक वैकल्पिक वित्त पारिस्थितिक तंत्र का शिथिल रूप में वर्णन करता है। अब समझिए एक बात को,
पहले केंद्रीकृत वित्त समझेंगे तो हमें विकेंद्रीकृत वित्त समझ में आएगा। मतलब जहां पे फाइनेंसिंग सेंट्रलाइज हो रही है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार जो बैंक होते हैं या सेंट्रल बैंक होते हैं वो कैसे सेंट्रलाइज लेजर सिस्टम और डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिस दिन हम डिजिटल करेंसी पे बात कर रहे थे तो डिजिटल करेंसी जो है वो कौन सा कर रही है, डिसेंट्रलाइज लेजर को फॉलो करती है। ठीक बात है। अभी सेंट्रलाइज फाइनेंसिंग मतलब यहां पे ये होता है कि कोई एक इसकी क्या है, निगरानी करने वाली संस्था है। आरबीआई, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में वित्त को कौन देखता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारे पास कौन है, आरबीआई सर एक ऐसा संस्थान है जो क्या करता है, निगरानी करता है, नियंत्रण करता है, पॉलिसीज बनाता है, सारे काम जो है कौन करता है, आरबीआई करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में अभी इस प्रकार की कोई संस्था हमारे पास मौजूद नहीं है। जिसने क्रिप्टो बनाई वही उसको निगरानी कर रहा है, वही उसको नियंत्रित कर रहा है, वही उसको जारी कर रहा है, सब कुछ उसी व्यक्ति के पास है। थर्ड पार्टी कंट्रोल यहां पे नहीं है। तो उसको क्या बोल दिया हमने, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। जहां पे कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, जहां पे कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं है जिसकी देखरेख में ये सारे काम हो रहे हों। तो ये होता है हमारा, जहां पे संस्था नहीं है, कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं है जिसकी देखरेख में काम हो रहे हैं, वो विकेंद्रीकृत वित्त हो जाएगा। और जहां पे ये संस्था है जो देखरेख करती है वो केंद्रीकृत फाइनेंस हो जाता है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अभी मुद्दा यह है कि अभी नया क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो एक दशक में हम देख सकते हैं पिछले कुछ समय में ना क्रिप्टो करेंसी ने और सामान्यतः ना बिटकॉइन ने ना अपनी पैठ बना ली है। बिटकॉइन को मतलब सामान्यतः अभी इसको ना फिएट मनी नहीं दिया गया है, इसको लीगल टेंडर नहीं घोषित किया गया है। मतलब अभी ये कानूनी रूप से मुद्रा नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। कई लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, कई लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कई लोग इसमें ऋण भी ले रहे हैं। तो क्या हो गया, इसने अपनी मार्केट में, बाजार में पैठ तो बना ली, बाजार में तो एंट्री ले ली बढ़िया से। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकारों के द्वारा इसको अभी अनुमति नहीं दी गई है ना। अल सल्वाडोर हमने पढ़ा था, एक जो पहली कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया है। ठीक बात है। तो अभी क्या हो गया कि एक दशक में बिटकॉइन और हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसीज के विकास ने पैसे की परिभाषा ही बदल दी और वैकल्पिक वित्तीय सेवाओं के समानांतर ब्रह्मांड को जन्म दे दिया, जिससे क्रिप्टो व्यवसाय को पारंपरिक क्षेत्र में जाने की अनुमति मिल गई। अब जब क्रिप्टो करेंसी इतनी फेमस हो गई, जब लोग उसको इतना स्वीकार करने लगे, तो क्या हो गया, हमारे पास जो हमारी पारंपरिक बैंकिंग और वित्त सेवाएं हैं उसके समानांतर एक और हमें नई चीज मिल गई, जिसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको क्रिप्टो में भी मिलने लगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब बैंकिंग और फाइनेंस में, मतलब बैंकिंग और वित्त में हमें एक समानांतर चीजें मिल गई हैं जहां पे वो एक साथ चल रही हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि क्रिप्टो में भी ऋण लेने वाले लोग बढ़ने लगे, क्योंकि निवेश हो रहा है तो उसको संपत्ति, उसको गिरवी रख के उसके ऊपर ऋण भी दिए जा रहे हैं। तो अब ये कौन कौन सी वित्तीय सेवाएं देने लगे हैं, क्रिप्टो मुद्राओं को होल्डिंग्स पर ब्याज अर्जित करना। अब जैसे आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो बैंक में, अपने पास अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट रखते हो तो उस पर आपको ब्याज मिलता है। तो क्रिप्टो को भी यदि आप होल्ड करते हो तो उस पर क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। दूसरा, क्रिप्टो ऋण, अब उसको आप क्या कर सकते हो, गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा लेन देन में भी कई जगह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, निवेश के रूप में हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेन देन के लिए भी कई जगह इसका उपयोग किया जा रहा है क्रिप्टो का। तो ये सब क्या है, उनके द्वारा वित्तीय सेवाएं दी जा रही हैं, किसके द्वारा, क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा। अब मुद्दा यह है कि क्रिप्टो सेवाएं जो हैं और जो पारंपरिक बैंकिंग जो है उसमें क्या फर्क है। तो बहुत सारे फर्क हैं, देख लेते हैं एक बार हम कौन कौन से फर्क हैं। पारंपरिक बैंकों खातों की तुलना में जमा राशियों पर प्रतिफल की जो दर है वो उच्च है।
क्या बोल रहे हैं कि सर जो पारंपरिक बैंकिंग है, जहाँ पे हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, तो हमें जो रिटर्न मिल रहा है, वहाँ से जो ब्याज मिल रहा है वो कम है, और उसकी अपेक्षा क्रिप्टो में हमें जो रिटर्न मिल रहा है, जो हमें वापसी प्रतिफल मिल रहा है, वो ज़्यादा है सर। ठीक बात है। तो आप कहाँ जाओगे सर? जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे हम निवेश करेंगे, वहाँ पे चीज़ें करेंगे। तो क्रिप्टो में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, पारंपरिक बैंकिंग में आपको कम रिटर्न मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है। अब उसके बाद उच्च रिटर्न दर का कारण यह है कि पारंपरिक बैंकों के विपरीत क्रिप्टो जमा नियामक आवश्यकताओं से बंधे नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भैया जो पारंपरिक बैंकिंग है ना, सेंट्रल बैंक उनको रेगुलेट मॉनिटर करता है, इंडिया में आरबीआई। तो अभी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई नियामक नहीं बना है, कोई नियामक संस्था की स्थापना नहीं हुई है, ना ही उससे कोई बंधे हुए हैं। तो अब यहां पे फर्क क्या आ जाता है, जो पारंपरिक बैंकिंग है उसमें आपको ना नियामक के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको आपको मानना होता है, उनको अपनाना होता है। तो अभी जैसे कि जो पारंपरिक बैंकिंग है, सेंट्रल बैंक के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है कि आपको कुछ मिनिमम रिजर्व रखने होंगे, जिसको हम CRR और SLR के रूप में जानते हैं। लीगल रिजर्व रेशो के भी हम जानते हैं, लीगल रिजर्व रेशो के हम दो पार्ट कर लेते हैं, CRR और SLR। अब होते क्या है, अब इसमें RBI ये बोलती है कि बैंक यदि आपके पास 100 रुपए है ना, तो इसमें ना दो रिजर्व बना लो, एक CRR बना लो और एक SLR बना लो। मान लेते हैं 5% CRR बोल दिया और 20% आपको SLR बोल दिया, मतलब आपके पास 100 रुपए थे, अभी आप 75 रुपीज को ही इन्वेस्ट कर सकती है बैंक, या किसी को लोन दे सकती है। लेकिन क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के पास कोई रिजर्व बनाने की बाध्यता नहीं है। क्रिप्टो क्या कर सकती है, उनके पास जितनी पूंजी है, जितनी पूंजी कैपिटल उनके पास है, वो पूरा का पूरा उसको लोन दे सकते हैं, ऋण के रूप में बांट सकते हैं, या उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी होगा क्या, ये रिटर्न ज्यादा देंगे कि ये देंगे? सर ये 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 75 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसके रिटर्न्स कम होंगे, इसके रिटर्न्स ज्यादा होंगे। और भी कई तरह के नियम हैं जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको भी इनको फॉलो नहीं करना है। ठीक बात है। तो उसमें भी तो आपकी लागत आती है। किसी प्रकार के नियम जब सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको अपनाने में या उनको पूर्ण करने में भी लागत आती है, वो कि क्रिप्टो के केस में नहीं आ रही है। तो इसलिए आपका प्रतिफल जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक बात है। कोई आरक्षित आवश्यकता नहीं है, और वे जिन संस्थानों को उधार देते हैं जोखिम भरा दांव लगा सकते हैं, इससे इन फंडों पर रिटर्न की दर बढ़ जाती है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है ना, सेंट्रल बैंक तो कई बार आपको सीधे सीधा मना कर दी थी किन लोगों को आपको लोन नहीं देना है या किस क्षेत्र में आपको लोन नहीं देना, लेकिन क्रिप्टो के केस में ऐसी कोई किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। आप किसी को भी या जैसे आप लोन देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब जैसे कि भारत में क्या होता है, DICGC कवर होता है। इसमें यह होता है कि यदि बैंक, जो पारंपरिक बैंक्स होते हैं हमारे, यदि वो बैंक कभी डूब जाते हैं या उनके ऊपर किसी प्रकार की RBI के द्वारा क्या कर जाता है, मोरेटोरियम लगा दिया जाता है कि ना अभी ये इसमें लिमिट लगा दी जाती है कि पैसे नहीं निकाल सकते, मतलब वो डूबने की कगार पे है, तो आपको बैंक से क्या होगा, 5 लाख रुपए तक आपके सुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि DICGC कवर होता है आपके पास, एक तरह का बीमा होता है आपके डिपॉजिट का। तो अभी ये क्रिप्टो में नहीं मिलेगा आपको। यहां पे किसमें मिल रहा है, पारंपरिक बैंकिंग में मिलेगा, लेकिन क्रिप्टो में इस प्रकार का कोई कवर आपको नहीं मिलेगा। यदि क्रिप्टो करेंसी जो जारी करने वाली संस्थाएं हैं, क्रिप्टो करेंसी का बाजार जो है वो किसी भी कारण से खराब हो जाता है, तो क्या होगा, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। रिस्क जोखिम जो है वो क्रिप्टो में ज्यादा है, पारंपरिक बैंकिंग में जो जोखिम है वो कम है, क्योंकि नियामक है यहाँ पे बहुत सारे और आपका बीमा भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई भी तरह की योजना को संचालित नहीं किया जा रहा है। ठीक बात है। तो दूसरे, भारत में DICGC जैसे संस्थाओं द्वारा इन जमाओं की गारंटी नहीं दी जाती है। किन जमाओं की बात कर रहे हैं हम, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो में नहीं दी जाती, यह उन्हें बहुत जोखिम भरा बनाता है। साइबर हमले, अत्यधिक बाजार की स्थिति, अन्य परिचालन, तकनीकी कठिनाइयों के कारण निकासी या हस्तांतरण पर अस्थायी या स्थायी रोक लग सकती है। कंपनी ठीक प्रिंट में चेतावनी देती है। कंपनी के द्वारा बता दिया जाता है कि भाई हम ना जो क्रिप्टो दे रही है आपको कि इस तरह की कोई भी कवर नहीं है, इन सब कारणों से मार्केट खराब हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका पैसा कभी वापस ही ना मिले। ठीक बात है। चलिए और क्या है,
कि भाई तो मतलब जोखिम ज्यादा है, ज्यादा जोखिम तो ज्यादा प्रतिफल, कम जोखिम तो कम प्रतिफल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स। ठीक बात है। चलिए, तो सर जब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये कितने क्या है, हाई वोलाटाइल है, मतलब ये अस्थिर हैं, इनकी वैल्यू कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कभी भी बहुत नीचे आ सकती है। तो इसका कारण क्या है कि ये अस्थिर क्यों हैं? और ये डिजिटल, जो हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, क्या वह भी इस प्रकार अस्थिर होने वाली है? नहीं, हम डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को भी क्या कर सकते हैं, इसको भी स्थिर बना सकते हैं। तो ये अस्थिर क्यों है? अस्थिर इसलिए है, जैसा कि हम जानते हैं या हमने पढ़ा है कि जब भी नोट प्रिंट किए जाते हैं या करेंसी को बनाया जाता है तो उसके समक्ष, उसके अगेंस्ट कुछ संपत्ति रखी जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, गोल्ड रिजर्व का सिस्टम फॉलो करते हैं कि सर जितना नोट प्रिंट करना है, करेंसी प्रिंट करना है, उतने के बराबर आप क्या कर दो, या कुछ सिस्टम, कुछ मिनिमम गोल्ड आप उसके अगेंस्ट में रख दो, उसके बाद आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो में इस तरह का कोई भी फंडामेंटल फॉलो नहीं किया जाता, उसकी एसेट बैकिंग नहीं होती, इसलिए क्या है, ये अस्थिर है। इसका मूल्य सिर्फ डिमांड और सप्लाई से ही इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक बात है। तो अब स्थिर मुद्रा क्या हो सकती है? क्रिप्टो बहुत अधिक अस्थिर है, यह भुगतान या ऋणों जैसे लेन देन के लिए कम व्यवहारिक बनाता है, यही से स्थिर मुद्राएं आती हैं। वे क्रिप्टो करेंसीज जो स्थिर संपत्ति आमतौर पर डॉलर से जुड़ी होती हैं, वे ब्लॉकचेन लेनदेन के लिए डिजिटल रूप में सरकार द्वारा जारी धन का स्थिर मूल्य प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन वे निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। उसको बोलते हैं हम स्थिर मुद्रा। मतलब क्या हुआ कि सर डॉलर रख लो और उसके बाद क्रिप्टो इशू कर दो, तो क्या हो जाएगा सर, अब ये स्थिर मुद्रा हो गई, क्योंकि अब इसका जो मूल्य है वो किससे लिंक हो गया, डॉलर से लिंक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्थिर मुद्रा। इसमें क्या लोकप्रिय डॉलर बंधे टोकन में टीथर और यूएसडी कॉइन्स शामिल है। ठीक बात है। क्या कर दिया, इसकी एसेट बैकिंग डॉलर के रूप में कर दी। आप किसी और रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो डॉलर है। उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, बोला उसके अगेंस्ट में हम क्रिप्टो इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्थिर मुद्रा हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को समर्पित एक प्रकाशन, जिसको हम द ब्लॉक के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रचलन में स्थिर स्टॉक की संख्या जनवरी में 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर की शुरुआत में 117 बिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्हें प्रभावी आरक्षित प्रबंधन करना पड़ता है, क्योंकि वह गारंटी देने का कोई अधिकार नहीं है कि वे वास्तव में एक से एक डॉलर का समर्थन का दावा करते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, ये तो हमने कर दिया क्योंकि ये एक निजी संस्था के द्वारा जारी की जा रही है, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो हर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए, हर एक स्थिर मुद्रा के लिए उसके अगेंस्ट में डॉलर आरक्षित कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डॉलर को रिजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो मार्केट में बहुत ज्यादा आपके लिए क्रिप्टो दे देंगे, स्थिर क्रिप्टो दे देंगे, स्थिर मुद्रा दे देंगे, लेकिन उसकी एसेट बैकिंग हो रही है नहीं हो रही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सर भारत में इंडियन रुपीस जो होता है, भारतीय रुपया जो है, उसकी कैसे स्थिरता आती है, उसके लिए क्या गारंटी है? आरबीआई के द्वारा उसकी देखरेख की जाती है, सरकारी संस्था है। लेकिन स्थिर मुद्रा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं क्रिप्टो मुद्रा की, उसमें ना सिर्फ रख रहे हैं हम, ऐसा बोल दिया जाता है। कितना रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मतलब स्थिर मुद्रा क्या है ना, अभी भी निजी क्षेत्र के द्वारा जारी की जा रही है। निजी क्षेत्र यदि उसको सही तरीके से प्रबंधित नहीं करता, आरक्षित नहीं करता, रिजर्व नहीं बनाता, तो दिक्कत में आ जाएगी ये मुद्रा भी एक दिन। और स्थिर मुद्रा में क्या हो सकता है, कुछ अधिकारियों को डर है कि निकासी में अचानक उछाल से उन संपत्तियों में से एक गिरावट आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के वित्तीय कंपनी संभवतः व्यापक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल दिया सकता है। और दूसरे का सुझाव है कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा स्थिर मुद्रा को अप्रासंगिक बना देगी।
दो बातें हैं। पहली तो क्या कि सर कभी इनमें बहुत ज़्यादा निकासी हो गई तो क्या होगा सर, ये मार्केट खराब हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जिस दिन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आ जाएगी उस दिन ये क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उस दिन ये खतरे में आ जाएंगी। क्योंकि जिस दिन डिजिटल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ गया उस दिन इनको क्या होगा, कोई लोग मान्यता नहीं देगा, कोई लोग इनमें ट्रेड नहीं करना चाहेगा। अभी तो ऑप्शन नहीं ना, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विकल्प मिलेगा सभी लोग शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये क्रिप्टो सर इतनी सब संभावना, इतनी सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है और ये क्रिप्टो के लोन भी चल रहे हैं, तो कुछ तो इनके लाभ होंगे ना, कुछ तो फायदे होंगे ना जिसके कारण ये चल रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या फायदे हैं। अब सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता। अब ये किस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है ये समझना होगा हमें। जैसे कि हम जानते हैं कि कई लोगों को ना ऋण नहीं दिया जाता है बैंकों के द्वारा, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, पात्रता नहीं होती। अब पात्रता नहीं होने के अपने बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो क्रिप्टो ऋण जो है ना उन लोगों को भी फाइनेंस दे पाएगा जिनकी पात्रता नहीं थी पारंपरिक बैंकिंग में ऋण लेने की। ठीक बात है। आइए देखते हैं। 10 अमेरिकी वयस्कों में से एक का कहना है कि उनके पास चेकिंग खाता नहीं है और लगभग 1/4 अंडर बैंक हैं और ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्रिप्टो व्यवस्थाओं का कहना है कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और संयुक्त राज्य के बाहर अस्थिर सरकारों द्वारा जारी मुद्राओं वाले देश को ग्राहकों के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे। ठीक है, बोला कि हम ऐसे लोगों को फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। एक तो ये फायदा हो गया। और क्या लाभ हो सकता है सर? अब इसमें कई और लाभ क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे उद्योग के अधिवक्ताओं का कहना है कि क्रिप्टो फाइनेंस पारंपरिक संस्थाओं द्वारा लंबे समय से बहिष्कृत लोगों को जल्दी, सस्ते और बिना निर्णय के लेन देन में संलग्न होने का अवसर प्रदान करेंगे। चूंकि क्रिप्टो अपने ऋणों का समर्थन करता है, सेवाओं को आमतौर पर कोई क्रेडिट जांच की आवश्यकता नहीं होगी, कोई सिविल रिकॉर्ड आपका चेक नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ कर रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी विरोधी उद्देश्यों के लिए ग्राहक से पहचान जानकारी ले लेंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन जरूर ले लेंगे, बाकी कोई आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल पर उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत पहचान आमतौर पर साझा नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें केवल क्रिप्टो मूल्य से आंका जाता है। आप तो बस कितना क्रिप्टो आपके पास है उसके हिसाब से हम आपकी एलिजिबिलिटी निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देना होगा, वो भी टैक्स रिपोर्टिंग पर्पज से, है ना, कि भाई कोई आप किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फ्रॉड एंगल तो नहीं बन रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के अगले मुद्दे पर। अब आज का अगला मुद्दा क्या है कि सर कपड़ा क्षेत्र में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की है सरकार ने। क्या है? कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। वस्त्रों के लिए PLI योजना। PLI को क्या बोल रहे हैं हम? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दे दी है। यह 1.97 लाख करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 13 क्षेत्रों के लिए एक बड़ी PLI योजना का हिस्सा है। मतलब टोटल कितने सेक्टर्स के लिए आई है? 13 सेक्टर के लिए सर ये योजना आई है। कपड़ा क्षेत्र के लिए कितना दिया है? 10,683 करोड़ रुपए। आज हम जो बात करेंगे वो कपड़ा क्षेत्र के लिए लेके बात करने वाले हैं, बाकी 13 क्षेत्रों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये PLI योजना है 13 क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जिसमें सरकार का कुल खर्चा कितना है? 1.97 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, अब ये है कि सर PLI में हर किसी को तो नहीं दे दिया जाएगा ना, मतलब कुछ तो इसमें आपको अर्हता रखना होगा, कुछ पात्रता आपको रखना होगा। किस प्रकार ये फायदा पहुंचाएगी आइए देख लेते हैं एक बार। व्यापक शर्तों पर PLI योजना के तहत सरकार एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन को पुरस्कृत करने के तरीके के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देगी। वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का उद्देश्य
एफ और तकनीकी वस्त्रों को मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना है। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक कपड़ा व्यापार में एक प्रमुख स्थिति हासिल करने में मदद करना है। ठीक है, वैसे भी पहले हम कपड़ा क्षेत्र में बहुत आगे थे। हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अभी लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि भाई कपड़ा उद्योग जो है भारत का, उसको ना वैश्विक स्तर पे हमें ऊपर लेके आना है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या दे रहे हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य के मानव निर्मित, उच्च मूल्य के क्या, मानव निर्मित फाइबर, कपड़े, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। मतलब दोनों तरह के, है ना, मानव निर्मित और तकनीक निर्मित, दोनों तरह के वस्त्रों को हम यहाँ पे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तकनीकी वस्त्र यह एक उच्च प्रौद्योगिकी सूर्योदय क्षेत्र है जो भारत में लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग किया जाता है। पीएलआई के तहत केंद्र पात्र निर्माताओं को वृद्धिशील उत्पादन पर प्रोत्साहन देकर सब्सिडी देगा। चिन्हित उत्पादों को उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को उनके कारोबार का 15% प्रोत्साहन मिलेगा, जो तीसरे वर्ष में 600 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब बात समझना, पात्रता किसको दी गई है। पहली बात क्या बोली कि आपको अपने संयंत्र एवं मशीनरी, जो उपकरण है, आप यदि कोई फैक्ट्री लगाते हैं उसमें आपके जो संयंत्र मशीनरी है वो कितने रुपए की लागत के होने चाहिए, 300 करोड़ रुपए की लागत का प्लांट लगाना है आपको। छोटा मोटा प्लांट होगा तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। मिनिमम कितना बोला, 300 करोड़ रुपए का आपका क्या होना चाहिए, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में खर्चा होना चाहिए। फैक्ट्री लगाने की जो कॉस्ट होनी चाहिए 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और क्या होगा, आपको 15% आपके कारोबार का, कितना, 15% आपके कारोबार का सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दिया जाएगा। और क्या बोल रहे हैं कि जो तीसरे वर्ष 600 करोड़ रुपए होना चाहिए, मतलब कि कारोबार जो है तीसरे साल में 600 करोड़ का कारोबार आपको करना है। अब 300 करोड़ रुपए लगा रहे हो, 300 करोड़ का बचा 100 करोड़ का कारोबार कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को नहीं देंगे। ठीक बात है। तो इसलिए क्या बोला कि तीसरे साल तक, आप जिस साल फैक्ट्री लगा रहे हो उससे 3 साल के अंदर आपको 600 करोड़ का कारोबार का जो टारगेट है वो अचीव करना होगा, उसको आपको लक्ष्य को पाना होगा, तभी आपको इसमें 15% अपने कारोबार का आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा भी है कि 100 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने वाली कंपनियां भी शुल्क वापसी और प्रोत्साहन उनके कारोबार का 15% से कम प्राप्त करने की पात्रता होगी। सर ये 300 करोड़ रुपए तो बड़ा अमाउंट है कि इतना हमें निवेश नहीं कर पा रहे प्लांट एंड मशीनरी में, तो क्या बोला आपके लिए दूसरी योजना भी है कि जो 100 करोड़ से 300 करोड़ के बीच जो निवेश करेंगे उनको भी हम क्या करेंगे, कुछ या तो शुल्क जो लगेंगे हम वो वापस कर देंगे या 15% से कम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देंगे आपको भी, लेकिन वो 15% से कम होने वाली है। सरकार को 19,000 करोड़ रुपए का अधिक नया निवेश और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी कारोबार हासिल करने की उम्मीद है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये सब हम करके, मतलब ये जो प्रोत्साहन स्कीम हमने लेके आए हैं, प्रोत्साहन योजना, इससे हम क्या बोल रहे हैं कि सरकार 19,000 करोड़ रुपए का नया निवेश, आपको नया इन्वेस्टमेंट कितने का मिलेगा, 19,000 करोड़ रुपए का नया निवेश मिलने वाला है। अब ये बात समझ लीजिए, जब जब अर्थव्यवस्था में कोई नया निवेश होता है तो निवेश गुणांक जो है वो काम करना चालू कर देता है। अब निवेश गुणांक क्या होता है इसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप यहां पे इतना समझ लीजिए कि निवेश गुणांक जो है वो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि करता है। हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की आय में ये वृद्धि करेगा। मतलब जो हमारी राष्ट्रीय आय है, अब यदि किसी निवेश 19,000 करोड़ से बढ़ रहा है तो हमारी राष्ट्रीय आय कम से कम 19,000 करोड़ से तो बढ़ेगी, उससे ज्यादा से भी बढ़ सकती है। वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि निवेश गुणांक कितना आ रहा है। यदि निवेश गुणांक 10 आ रहा है तो 19,000 करोड़ का जो निवेश है वो हमारी राष्ट्रीय आय को 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा देगा।
ठीक बात है। तो ये तो सरकार ने ऐसी उम्मीद लगाई कि 19,000 करोड़ का निवेश यहां से आ जाएगा और जो कारोबार है वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। कितने का? 3 लाख करोड़ से कारोबार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की ये दृष्टि से बहुत अच्छी बातें हैं। सरकार के द्वारा इस तरह की योजना लेके आ रही है। अगर इसका सही तरह से क्रियान्वयन होता है तो ये फायदे हमारी इकोनॉमी को जरूर मिलेंगे। अच्छा, अभी इसमें दो बातें और हैं थोड़ी सी टेक्निकली, कि जो 300 करोड़ वाली है ना, वो योजना का पहला भाग होगा। कि जो 300 करोड़ रुपए हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए ना, एक कैटेगरी क्या है यहाँ पे जो लोग फायदा लेंगे उसकी, एक कैटेगरी है 300 करोड़ या अधिक, और दूसरी कैटेगरी क्या है 100 करोड़ से 300 करोड़ के बीच, 100 करोड़ से 300 करोड़ के बीच। तो इनको ना पहले भाग में और इनको ना दूसरे भाग में फायदा दिया जाएगा। समान शर्तों के तहत न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक योजना के दूसरे भाग में आवेदन करने के पात्र होंगे। अभी पहले भाग को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। हाँ जी, क्या लाभ होंगे? एक लाभ तो मैंने आपको बता दिया जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को होने वाला है। कुछ और लाभ जो प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। घरेलू विनिर्माण की अत्यधिक बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप वैश्विक बाजारों में एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए उद्योग को तैयार करना। अब इस योजना से क्या फायदा हो रहा है हमें, कि हम ना आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कदम उठाया है कि हमें अपना क्या करना है, अपने आप का प्रोडक्शन इतना बढ़ा लेना कि हमारी जरूरतों को हम खुद पूरा कर सकें। और दूसरा क्या, वैश्विक बाजार में भी हमें पैठ बनाना है। तो ये दो काम इससे होने वाले हैं। यह कपड़ा क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। अभी एफडीआई भी आएगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे अवसर जब खोलते हो तो जो विदेशी पूंजीपति हैं वो भी आपके देश में निवेश करना चाहेंगे। वो भी 15% जो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है उसका फायदा उठाना चाहेंगे। तो ये विदेशी निवेश को क्या करेगा, सीधी तौर पे आकर्षित करेगा, जिससे उत्पादकता स्तर में वृद्धि होगी, निर्यात प्रदर्शन में वृद्धि होगी और रोजगार सृजन होगा। अब देखिए, हमने क्या बोला कि भैया हमने इस तरह की कोई एक प्रोत्साहन योजना घोषणा की सरकार ने, तो विदेशी निवेश आएगा और घरेलू निवेश तो आएगा ही आएगा। घरेलू निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात क्या होगा, जिससे उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा ना, प्रोडक्टिविटी आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और निर्यात प्रदर्शन बढ़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, अभी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब इतना सब कुछ बनाना है तो हमें लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। तो रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पे सृजित होते हुए देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, वस्त्रों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को 2/3 मानव निर्मित और तकनीक वस्त्रों का है। कितना? 2/3 मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। इस योजना को मंजूरी दी गई है ताकि भारत MMF से बने कपड़ों और कपड़ों के परिस्थितियों तंत्र में भी योगदान दे सके। ठीक बात है कि भैया 2/3 क्या है, यहाँ पे मानव निर्मित और तकनीक निर्मित है, तो इनमें भी हम अपना योगदान बढ़ा सकें। अब हम बात करेंगे आज के अगले मुद्दे की तरफ, जो है रेलवे का निजीकरण। देख लेते हैं किस प्रकार निजीकरण हो रहा है और इसके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रेलवे के निजीकरण के लिए अभी हालिया प्रस्ताव सरकार के द्वारा क्या लाया गया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि 109 जोड़ी मार्गों पे 151 ट्रेनों को संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। क्या घोषणा थी सर? 109 जोड़ी मार्गों पे 151 ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। इसमें भारतीय रेलवे द्वारा संचालित 2800 एक्सप्रेस और मेल सेवाओं में से केवल 5% शामिल है। तो मतलब ये बोल सकते हैं जितनी ट्रेन चलती हैं हमारी, उनका 5% जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित करना है। ठीक बात है। 2023
और 12 क्लस्टर में निजी ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब से? 2023 से। निजी कंपनियों को अपनी पसंद के स्रोत से इंजन ट्रेन खरीदने की भी छूट दी जाएगी कि भाई जहां से आपको खरीदना है अपना इंजन, आपकी ट्रेन जहां से खरीदना चाह रहे हो खरीद लो, आप स्वतंत्र हो, सरकार उसमें किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं बना रही है। रेलवे ने वेंडर क्षमताओं की जांच के लिए योग्यता प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित किया है जो मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर संचालन के लिए आधुनिक ट्रेनों को ला सकते हैं। अब समझिए बात को कि सर ये रेलवे है, यहाँ पर ट्रेन चलाने की बात हो रही है, यहाँ पे हर कोई नहीं ट्रेन चला सकता। तो सरकार ना निजी क्षेत्र की भी क्षमता को चेक करना चाहती है, क्षमता को जांचना चाहती है कि आप वाकई में ट्रेन चला पाएंगे, सक्षम है नहीं है, तकनीकी रूप पे, वित्तीय रूप से, व्यवहारिक रूप से आपके पास वो क्षमता है नहीं है कि आप इस ट्रेन को संचालित कर पाएंगे। उसी को चेक करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं रेलवे के निजीकरण के लाभ क्या होंगे। तो पहला लाभ हमें बताया जा रहा है रेल अवसंरचना के लिए अधिक पूंजी आवंटन जो ग्राहकों को यात्रा अनुभव को बढ़ाएगा। बोला कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना है, निजी क्षेत्र को इसमें हम लेके आएंगे तो हमें जो पैसा है वो मिलेगा, उससे हम रेल संरचना को और विकसित कर पाएंगे, रेल अवसंरचना को, बुनियादी ढांचे को हम और विकसित कर पाएंगे। यह कदम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता में समग्र सुधार की ओर ले जाएंगे। अब बोला कि अभी यहाँ पे सिर्फ सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र आ जाएगा तो प्रतियोगिता बढ़ेगी, प्रतियोगिता बढ़ने से फायदा किसको होता है? ग्राहकों को होता है, उनकी गुणवत्ता में जो सेवाएं दी जा रही हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। अभी ट्रेनें लेट होती हैं, बोला कि अभी ना लेट नहीं होंगी, टाइम पे आएंगी, समय पे आएंगी, और भी अन्य प्रकार की सुविधाएं आपको बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और क्या लाभ बताए जा रहे हैं? क्योंकि निजी स्वामित्व बेहतर रखरखाव का पर्याय है। निजीकरण के समर्थकों को लगता है कि इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षित यात्रा और लंबे समय में उच्च मौद्रिक बचत होगी। बोल रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है वो थोड़ा काम ठीक तरीके से करता है, रखरखाव भी बढ़िया करता है, समय पर रखरखाव किया जाता है और साथ ही साथ वो समय पे आपकी सेवा दे पाएगा और जो एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अन्य लाभ क्या? निजी क्षेत्र में रोजगारों का सृजन होगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी, रोलिंग स्टॉक की शुरुआत, कम पारागमन समय, यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग आपूर्ति घाटे में कमी आदि। तो बोला कि और अगर निजी क्षेत्र आता है तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी बढ़ जाएगी और उसमें नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और कम पारागमन समय, कम समय में हम ज़्यादा दूरी को कवर कर पाएंगे। यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग आपूर्ति में जो कमी चलती है कि भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, या जो व्यावसायिक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है उसमें भी कई बार बहुत लेट रफीती होती है। ये सब चीज़ें बोल रहे हैं निजी क्षेत्र के आने से कम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये तो फायदे गिना दिए सर आपने, अभी एक बात बता दीजिए कि इसके कुछ नुकसान भी होने वाले हैं क्या? तो एक ग्राहक के तौर पे आप देखेंगे तो नुकसान आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। देख लेते हैं। भारतीय रेलवे सरकारी स्वामित्व होने का एक फायदा यह है कि यह लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करता है ना? सरकारी संस्था है और हमने क्या पढ़ा है कि सर जो सरकारी क्षेत्र होता है या जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है, जिसको हमने क्या बोला था, पूंजी सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, उसमें जो सरकार का उद्देश्य होता है वो लोगों का जन कल्याण होता है, ना कि लाभ अर्जित करना। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अर्जित करना। ठीक बात है। तो अभी ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। निजीकरण के साथ यह संभव नहीं होगा क्योंकि कम लोकप्रिय मार्गों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार कनेक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये देखो सबसे बड़ी नेगेटिविटी पहले नंबर आ गई हमारे पास कि सर प्राइवेट सेक्टर जो होगा, निजी क्षेत्र जो होगा, वो लाभ के लिए काम करेगा और जहां पे ट्रैफिक कम होता है, जहां पे लोगों का आवागमन कम है, उन मार्गों को क्या करेंगे? ये खत्म कर देंगे या उस रूट पे अपनी ट्रेनें नहीं चलाएंगे। तो कनेक्टिविटी कम हो रही है आपकी। ठीक बात है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है।
दूसरी बात, यह देखते हुए कि निजी उद्यम लाभ पर चलता है, यह मानना स्वाभाविक है कि भारतीय रेलवे में लाभ अर्जित करने का सबसे आसान तरीका किराए में वृद्धि करना होगा। इस प्रकार सेवा को निम्न आय वर्ग के लिए पहुंच से बाहर करना होगा। यह उस प्रणाली के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा जो आय के स्तर की परवाह किए बिना देश की पूरी आबादी को सेवा देने के लिए है। अब बोला कि दूसरी बात, जो निजी क्षेत्र है ना, लाभ के लिए काम करेगा। लाभ के लिए काम करना तो क्या करेगा, किराया बढ़ा देगा। किराया बढ़ाने से निम्न आय वर्ग के लोग जो हैं वो यात्रा नहीं कर पाएंगे ट्रेन के माध्यम से, जो कि भारत रेलवे का जो एक सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत सरकार की, भाई निम्न आय वर्ग के लोग भी कम समय में कम रुपए में यात्रा कर सकते हैं। उसके ऊपर दुष्परिणाम देखेगा हमें। ठीक है, निजी कंपनियों अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती हैं, अपने शासन के रहस्यों की दुनिया के साथ साझा नहीं करती है। ऐसे परिदृश्य में किसी विशेष इकाई पर जवाबदेही तय करना मुश्किल होगा अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो। अभी क्या बोला कि भाई रेलवे जो है ना अपने सीक्रेट्स नहीं बताती, या इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहे हैं, इसके जो गोपनीय बातें हैं व्यापार करने की, वो सब किसी के साथ साझा नहीं की हैं। लेकिन जब निजी क्षेत्र की एंट्री होगी तो ये निजी क्षेत्र के साथ एंट्री उनको हमें साझा करना पड़ेगा सरकार को। तो अब ये है कि कभी यार ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो कैसे पकड़ पाएंगे किसके द्वारा लीक की गई है। ठीक बात है, चलिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख है। इसको आपको खुद से पढ़ना है, आपकी रीडिंग हैबिट को ठीक करना है, उसको विकसित करना है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड, DN गुप्ता जी का लेख है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक बात है, आइए चलते हैं हम आज के कुछ प्रीलिम्स के लिए MCQ जो हम आपको देते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्टो जमाओं पर उच्च दर वापसी के कारण है? कौन सी बातें हैं जो क्रिप्टो पे आपके प्रतिफल को बढ़ाती हैं? थोड़ा या कोई नियामक बोझ नहीं, क्रिप्टो जमाओं की पेशकश करने वाले संस्थानों के लिए कोई आरक्षित आवश्यकता नहीं। आपको इनमें से विकल्प बताना है, केवल एक और दो, और ना एक और ना ही दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिन्हित उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को उनके कारोबार का 15% प्रोत्साहन मिलेगा। वृद्धिशील उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह योजना भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले कारखानों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना में कपड़ा क्षेत्र में FDI बढ़ने की क्षमता है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक बात है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की होने वाली समसामयिक घटनाओं के साथ, जो कि आपकी UPSC परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होती हैं। धन्यवाद।